और चलिए इसी के साथ कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक तो पल पल की जानकारी देंगे और उसी के साथ तमाम जो हमारे साथ चर्चा करेंगे उन गेस्ट का भी हम यहां पर तारुफ करवा देते हैं। शरद त्रिवेदी हैं बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ, और धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं एसपी से प्रवक्ता, अंशु अवस्थी भी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और अरविंद जयतिलक हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अरविंद जयतिलक जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए इस बार का ये जो तीसरी बार शपथ पीएम नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं, खुशी बीजेपी के नेताओं को बहुत है, लेकिन अगर पिछली 2 बार की हम बात करें तो उससे ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक अवसर है। पंडित नेहरू के बाद जो है यह पहला अवसर है जब जो है कोई देश का प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और यह देश के लिए गर्व का विषय है, और कहीं ना कहीं जो रेखांकित करता है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उस पर जनता का भरोसा बना हुआ है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, निसंदेह जो है बहुमत के तौर पर अगर देखें तो भाजपा को वो सफलता नहीं मिली जिसका आप जिक्र कर रही हैं 2014 का, 2019 का, लेकिन जो संगठित रूप से एनडीए है वह बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है। तो निसंदेह जो है जनादेश उसी के पक्ष में है। और आज जो ऐतिहासिक अवसर पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिस तरह से जो हमारे देश के नुमाइंदे चुन करके आए हैं और राष्ट्र का जो उत्तरदायित्व है उनके कंधों पर होगा, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जो आज दिशा निर्देश तय किया जाएगा विभागों के माध्यम से, मंत्रालयों के माध्यम से, स्वाभाविक रूप से अनवरत रूप से देखने को मिलेगा कि कौन सा किसको विभाग मिलता है, और उसका उत्तरदायित्व जो है उनकी कार्य क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी मुझको लगता है कि अब तय कर चुके होंगे, और ये 7:15 बजे के आसपास से तय भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देश के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं, किस हिस्से को सर्वाधिक मंत्रालय में प्रभाग मिलता है, और जाति तौर पर, भाषाई तौर पर और जो क्षेत्रीयता के तौर पर नुमाइंदगी किसकी कितनी अधिक होती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जो कुछ बड़े जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं, क्या उनको दोबारा जो है उनकी कार्य क्षमता के आधार पर मिलता है, नहीं मिलता है, या वे लोग जो चुनाव जीतने के बावजूद भी जो पिछली बार मंत्री थे, क्या इस बार भी उनको मंत्री पद मिलता है कि नहीं मिलता है। यह काफी कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और यह भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक सांसद 2019 में चुन करके भेजा था, इस बार जो उसकी तादाद जो है कम है, तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी कितनी रहती है। जी, हालांकि इस बार जिस तरीके से सहयोगी ज्यादा डिमांड करते नजर आए, शरद जी देखिए पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास होता तो तस्वीर कुछ और होती। इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत है, तस्वीर कुछ और भी अभी जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कई मंत्री जो कि चुनाव हार गए, जगह अब दी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि ज्यादा जीतते तो तादाद ज्यादा होते, उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बेहतर होता, लेकिन अब जो मिलेगा उसे में कहा जाए कि संतोष करके बैठा जाएगा। राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी हर क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। तो हर जाति, हर क्षेत्र, हर राज्य का ध्यान रखा जाएगा। जो भी लोगों को पोर्टफोलियो दिए जाएंगे उसमें कोई भी किसी की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट बनेगा एनडीए का, उसमें सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। और जो जनता ने गारंटी दी थी कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के, जनता ने उसको पूरा किया। अब भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने जो गारंटी दी थी कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे, उसमें निरंतर अग्रसर होंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। और हर क्षेत्र का विकास, हर जाति का विकास, हर राज्य के विकास को पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करूंगी। और लेकिन सबसे पहले मैं एसपी के धर्मेंद्र सिंह जी से सवाल पूछना चाहूंगी। धर्मेंद्र सिंह जी, 100 जतन कर लिए, लेकिन आखिर में बाजी तो बीजेपी के हाथ ही चली गई। जो उनके समर्थन देने वाले तमाम दल हैं, वो भी जोर शोर से यहाँ पर उनका समर्थन करते दिखाई दिए, और आज कई मंत्री भी उनके हिस्से में जाएंगे। मुझे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो है सरकार की मैं बधाई देता हूं। लेकिन ये सही है कि देश का जो मिजाज है, देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है मोदी जी के विरुद्ध दिया है। और करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां 10,000 से कम वोटों जीते हैं।
उसके बाद भी अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, इस सरकार को फार्म तो कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इस सरकार का चलने का जो अंतर विरोध है, देखिए बिहार से कोई चाहता है मुझे रेल मंत्रालय मिले, अभी टीडीपी के कई लोगों के इच्छाएं जाहिर की मुझे रक्षा और डिफेंस जैसे मंत्रालय मिले। महाराष्ट्र में एनसीपी के देखिए दो लोग प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे साहब किस तरह से अपने अपने मंत्री बनने को लेकर के रार मचाए हुए हैं। और खबर थे भी एक बिहार से नीतीश जी के पार्टी के 5 MP जो है वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो जो इतने अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है, जिसकी शपथ आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं, उसका चलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि चलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन मुद्दों को लेकर के जनता नाराज थी, इनको आईना दिखा रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, और जो वादे उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस बार भी जाकर के जनता के बीच किए हैं, उसे पूरा करें, यही उम्मीद है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती तो हमें नहीं लगता कि आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नरेंद्र मोदी। आपके मुताबिक? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी देखिए, ऐसा सारी सरकारी संस्थाओं का प्रयोग दुरुपयोग सब कुछ करने के बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे जहां से पूरे दिल्ली की कुर्सी डिसाइड होती है, वहां से इनका लगभग सुपड़ा साफ होते होते बचा। बहुत थोड़ी सीटें जीत पाए हैं, और उसमें भी तमाम संस्थाओं के प्रयोग और सरकार के दुरुपयोग के बाद भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की सीटों से काफी कम है, बहुत थोड़े वोट। और जो टोटल वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो करीब 10% वोट। ठीक है, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को, जिस तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीच चर्चा में। अंशु अवस्थी जी, सवाल इस बात को लेकर है थोड़ा, कैसे सरकार चलाया जाता है ये गठबंधन वाला, वो जरा आप लोग बता देते तो बेहतर होता, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 आप लोगों ने बेहतर तरीके से चलाया। किसको किस तरीके से खुश रखना है, या फिर आपके मुताबिक उम्मीद कर रहे हैं मध्यावधि चुनाव का? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मध्यावधि चुनाव हो, बिल्कुल नहीं चाहते। मध्यावधि चुनाव से देश पर भार पड़ता है, बोझ पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो नैतिकता के आधार पर जो उनको खंडित जनादेश मिला है, जो 400 का दावा कर रहे थे, जिनको 300 भी नहीं दी सर जनता ने, और उनको जनादेश भी नहीं दिया, और जोड़ तोड़ के सरकार बना रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर तो उनको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चलिए ठीक है, वो अपना सरकार बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो इस देश में राहुल गांधी जी ने घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो न्याय की बात की, 5 न्याय, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन वो न्याय जनता के साथ होने चाहिए। उसमें चाहे वो हिस्सेदारी न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, तो जो देश के आम लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। और उसको लेकर मोदी जी को, जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष के जो दूसरे दल हैं, उनके साथ भी एक जो न्याय को लेकर सहमति बनानी चाहिए। हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिला को देंगे, तो अगर ये काम हमारे कहने पर बीजेपी कर दे, प्रधानमंत्री जी कर दे, तो इससे तो देश की जो गरीब परिवार महिलाएं उनको फायदा होगा। वो तो कांग्रेस कार्यालय जा रही है महिलाएं फॉर्म लेकर, सुना फॉर्म भी भरवा दिया गया कई जगह, वो भी आप लोगों ने ले लिया, आधार कार्ड हमने, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि जीतेंगे तब कब मिलेगा ये 1 लाख रुपए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी दे दे 1 लाख रुपए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो फॉर्म भरवाया था वो इसीलिए भरवाया था, और सब ये बात जानते हैं कि कोई भी जो हम वादा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो उस वादे को पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर हम किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में जो किसानों की मंशा है, किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं, उनके जो उपकरण है, खाद है, यूरिया है, और तमाम तरीके की जो कृषि की उपयोग की वस्तुएं हैं, उन पर जो जीएसटी लग रही वो हटनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामाजिक जनगणना है वो होनी चाहिए। अग्निवीर स्कीम जो है वो समाप्त होनी चाहिए। तो हमने वो सभी वादे किए थे जो इस देश के लोगों की जरूरत है जी, और इस देश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, हम मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी करे। 8,000 के करीब जो लोगों को है पैसे दिए जाएंगे, बनता आहे, पण दोन्ही पक्षाला एकच म्हणजे त्यांनी सूचना किंवा ऑफर केली, तो
त्याचा अर्थ हे पण समजू नका की काही शरद जी से एक जवाब, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने बोला, संशय के बादल मंडरा रहे हैं आपकी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, और दूसरी ओर अंशु अवस्थी उम्मीद कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया वो आप लोग पूरा कर दीजिए। देखिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तड़पाने जाने क्या क्या कह गए। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि सारे पैतरे अपनाने के बाद भी, हालांकि ये आज मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह जनता के आदेश का और जनता के आशीर्वाद का पालन हमें करना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात कही तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। और अवस्थी जी ने बिल्कुल सही कहा कि साहब टैक्स का घटा देने चाहिए। तो अभी भी जो पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो वैट लगता है, अभी 3 राज्य हैं, उसमें टोटल खत्म कर दें तो हमारी समझ से सारी महंगाई उन राज्यों में खत्म हो जाएगा। बाहर के लोग भी आके वहीं सामान खरीदना शुरू कर देंगे। और अभी 3 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां तुरंत इनको 1 लाख रुपए सब महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने चाहिए। और जहां इनके जो समर्थन से जो सरकारें चल रही, वहां भी ये चीज होनी चाहिए। और इन्होंने कहा था हम 30 लाख नौकरी देंगे, तो जितने भी इनके 3 राज्यों में अभी कम से कम सरकार इनकी अभी जिंदा है, वहां पे इनको सबको सरकारी नौकरी दे देनी, सबको आईएएस बना देना चाहिए। और इनके जो घटक दल है आरजेडी, उन्होंने तो कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो जितने इनके राज्य हैं जो जहां पे ये जो इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां सब लोगों को सारे सरकारी नौकरियां दे देनी चाहिए और सब जगह 1-1 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हमें तो बोलना है, बोलने में तो कोई कमी है नहीं। हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में कि बचने का दरिद्रता, तो बोलने में कहीं भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन जब ये बातें आती हैं तो इन लोगों को, अभी तो इनकी सरकार है 3 राज्यों में, तो कांग्रेस की सरकार है, इंडी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं कि साहब हमें मैंडेट नहीं मिला है, ये तो प्री पोल अलायंस को मैंडेट मिला है। वो प्री पोल अलायंस को जनता ने कहा है कि आप सरकार बनाइए। ये लोग, हम जो है लक्ष्य से 160 कम है और कांग्रेस आधे से 173 कम है, 172 कम है। तो ये, चलिए शरद जी, आप ही के सवाल के साथ अंशु जी से सवाल पूछ लिया जाए। अंशु जी, देखिए जो तमाम वादे किए, जब आपका मैनिफेस्टो सामने आया था तो हर बार पत्रकारों की ओर से सवाल पूछा गया था कि अगर आप कम सीटें रह जाते हैं या फिर ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे। लेकिन उस समय भी किसी भी तरीके का आप लोगों ने जनता को ये नहीं कहा था कि अगर हमारी इतनी सीटें भी आती है तो भी हम ये वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ में हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहूंगी। 1500 रुपए का वादा हिमाचल प्रदेश में जब सरकार आई थी तो वादा किया गया था, वहां तो आपकी भी सरकार है, लेकिन अभी भी वहां पर कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है कि 1500 रुपए, ठीक पीएम नरेंद्र मोदी की वो 15 लाख बात हो गई जिसका मुद्दा आप ही उठाते हैं और आज भी इंतजार कर रही है बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो लोकसभा चुनाव परिणाम है, उसके बाद हमारी जो कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जो न्याय पत्र, जो हमने न्याय की बात की है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, नारी हो, हमारी सरकार नहीं आई है तो हम उसको पूरा दबाव बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो देश के लोग हैं, देश के श्रमिक हैं, देश की नारी हैं, देश के युवा हैं, उनको जो वर्तमान सरकार, यहाँ पर कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने अपने तरीके से वादा किया, लेकिन बीजेपी का उस पर स्टैंड नहीं था। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया। अब आप करेंगे कि सरकार पर दबाव बनाएंगे और अपने जनसभाओं में कहेंगे कि सरकार की वजह से पैसा नहीं आ पा रहे, जबकि आप ये जानते हैं कि जो केंद्रीय समिति है उस पर कितना फाइनेंशियल दबाव बनेगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि अपने वादे सोच समझ कर मेरी बात पूरी हो जानी थी जी। मैं अपनी बात रख लूं, आपने सवाल कर दिया। देखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये जस्टिस की बात है। अगर इस देश के श्रमिक जिनको मनरेगा में अगर 400 रुपए मिलने लगे तो निश्चित तौर से देश के जो गरीब लोग हैं, देश के जो श्रमिक हैं, उनका फायदा होगा। आप बात बोझ की करते हैं आप, लेकिन हम वो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन इस देश के श्रमिकों को अगर उनकी मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए कर दी जाए तो क्या आपत्ति है। इस देश के युवाओं को 30 लाख सरकारी पद जो केंद्र सरकार में खाली पड़े रहे, अगर उनको भर दिया जाए तो कम से कम 30 लाख परिवारों को स्थायित्व आ जाए। 30 लाख तो लोकसभा का तराजू जो है वो ठीक हो गया है ना, अब तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जोर शोर से उठाइए, हो सकता है सरकार सुन ले। अरविंद जयतिलक जी,
सबका साथ सुनना एनडीए में। हाँ ठीक है, सुनाइए, वो सुने, आप सुनाइए, वो तो देखा जाएगा जब हम पूरा दबाव बनाएंगे। जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा तब देखा जाएगा क्या दबाव बनता है क्या नहीं बनता। अरविंद जय तिलक जी, आज के हम इस शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल इस पर बात करें, सबका साथ तो मिलेगा, विकास खुद का होगा, विश्वास ये जाहिर हो पाएगा, क्योंकि यही बात विपक्ष बार बार कह रहा है। राहुल जी, देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, अभी आदरणीय अंशु जी विद्वान प्रवक्ता है, मेरे मित्र भी है, उन्होंने खंडित जनादेश की बात कही। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी तो 2004 में आपकी पार्टी को जो है केवल 145 सीट मिली थी, आपसे केवल 7 सीट ही कम भारतीय जनता पार्टी को 138 मिली थी, तब भी आपने सरकार बनाया 145 पर। 2009 में जब आपकी वापसी हुई तो 206 सीटें आपको मिली थी, तब भी आपने बनाया। तो वो खंडित जनादेश किसे कहा जाता है? 240 को कहा जाता है कि 206 को कहा जाता है कि 145 को कहा जाता है, यह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आज की तारीख में जब सरकार का गठन हो रहा है तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है, बेशक जो है आपने शानदार प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं, और कई राज्यों में आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दी है, लेकिन उचित होता है कि बात इस बात पर हो कि आपने जो अपने राज्यों में सरकार का गठन किया है और जो आपने चुनाव के दरमियान अपने घोषणा पत्र में जो ऐलान किया, अब उसको वो अपने राज्यों में पूरा करके दिखाएं, एक पैरामीटर आप सेट करें ताकि लोगों के सामने, भारत के सामने, अन्य राज्यों में इस चीज को जाए कि देखिए कांग्रेस ने जो कहा वो अपने राज्यों में करके दिखाया। मुझे लगता है कि कहने से ज्यादा करने में जो है, जो सामने जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और शायद भरोसा का जो एक संकट है वो खत्म भी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आपको जो है, जो सरकार अब जो गठन आज होगा, जो शपथ ग्रहण के बाद जो है जिस तरह से मंत्रालयों का विभाजन होगा, उसके बाद जिस तरह मंत्रियों का कार्यप्रणाली होगी, तो मुझे लगता है कि उस पर आपको ध्यान केंद्रित करके, इस पर जो है कहा जाता है ना कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, तो कम से कम 100 दिन का तो आप इंतजार करिए और देखिए कि मंत्रिमंडल जो है किस तरह से कार्य करता है, न्याय की काम करता है कि नहीं करता है, जो आपका कहना है कि नहीं, जो मजदूर है, श्रमिक है, अभी तक तो देखिए अरविंद जय तिलक जी, अभी तक तो ये माना जा रहा था इनकी सरकार है, बीजेपी वालों को विपक्षी दल कहते थे इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इनकी सरकार है। धर्मेंद्र जी, अब उम्मीद कर सकते हैं ना, कोई काम हो तो जाया जा सकता है, ठीक है, बीजेपी के जो मंत्री रहेंगे उनके पास नहीं, लेकिन एनडीए के जो मंत्री रहेंगे उनके पास जाएंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में ये काम होना है, हमारे संसदीय क्षेत्र में ये काम होना है, ये हो जाना चाहिए। अब तो बेहतर रहेगा ना। अजीत पवार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, फिर आते हैं धर्मेंद्र जी आपके पास। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के काम के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब दिल्ली आने का कारण यह है कि आपको पता है, तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका उत्सर्जनीय एनडीए का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा की चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तक्कर साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है, जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं, उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है, और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था
उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और धर्मेंद्र जी, अब तो खुश हो जाइए, बीजेपी की सरकार नहीं एनडीए की सरकार बन रही है। पीएम मोदी शपथ लेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल में तो सहयोगी दल तो हैं, काम हो जाएगा अब आसानी से। देखिए, हमारे खुश होने का सवाल नहीं, सवाल किसी सांसद के, किसी मंत्री से मिलकर काम कराने का नहीं। सवाल महत्वपूर्ण यह है, महंगाई की बात कर रहे थे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी अपनी मंशा उजागर कर रहे थे कि आप राज्य सरकारें जो उनकी हैं भी कांग्रेस के साथी को बता रहे तो वहां कम करके दिखाई। सवाल यह है, 2014 में आप सिलेंडर लेके टहल रहे थे, पेट्रोल डीजल के टैंकरों पर जाकर के वहां टंकियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, नौजवानों से नौकरियों का वादा कर रहे थे, किसानों से आय दोगुनी करने का वादा कर रहे थे। और मोदी जी, शायद याद होगा भारतीय जनता पार्टी के साथी को, महाराष्ट्र के यवतमाल में किसानों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान 15-16 अपने वादे बताए कि किसानों को इस तरह करके उनकी आय दोगुनी करेंगे और उनका जीवन स्तर उठाएंगे। उस समय मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि जब तक देश का किसान मुख्य धारा में नहीं आएगा, इकोनॉमी में उसका हिस्सा नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें उम्मीद है कि जब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो सारे इनके जो इन्होंने धर्मेंद्र जी, मुझे भी उम्मीद है कि पूरा विपक्ष एकजुट नजर आएगा सरकार पर दबाव बनाने के लिए। क्या ये भी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पूरा विपक्ष एक साथ और जनता की जो मांगे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहेगा। लेकिन ये सब समय इस बात का है कि आज मोदी जी शपथ के बाद बताएं कि कितने दिन में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्योंकि इसके पहले जो टाइम फ्रेम देते पूरे हो गए। जो उन्होंने वादा किया था, मैं उससे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2014 के वादे की याद दिला रहा हूँ। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों के हिसाब से 20 करोड़ लोगों का रोजगार। शरद जी, विपक्ष एक है लेकिन एनडीए एक नहीं है। वो कब ला देंगे? विपक्ष एक है लेकिन एनडीए एक नहीं है। इंडिया एक है लेकिन एनडीए एक नहीं है। रुपया लगातार गिर गया। वो सबके अपना चश्मा है, नजरिया है। नहीं है, ये मोदी जी ने जो जनता से वादा किया तो वो मैं याद दिला। कांग्रेस भी तो वादा कर चुकी है, आप लोग भी वादा कर चुके हैं। आप देखिए, अब यही आपका डबल स्टैंड। नहीं, डबल स्टैंड नहीं है। मैं कह रहा, मैं डबल स्टैंड वाली बात नहीं है। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि मोदी ये करेंगे वो करेंगे? अपना वादा कब पूरा? मैं कहा कह रहा हूं कि मोदी ये करेंगे वो करेंगे, मेरी बात मानेंगे? आप लोग करवाइए, विपक्ष में बैठे आप लोग हैं। अब तो अखिलेश यादव बोलेंगे, मोदी को सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी बोलेंगे, मोदी को सुनना पड़ेगा, है ना शरद जी? भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या इस पर नहीं, इनको दबाव बनाना है, लेकिन जो इनके सहयोगी दल है जहाँ उनकी सरकारें, वहां तो इनको सिर्फ कहने की जरूरत है। शरद जी, देखिए, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ राहुल जी के सवाल के साथ आप इसका भी जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से अब आपकी सरकार बनी है, आज शपथ ली जाएगी, बीजेपी ने ये सोचा था कि निर्बाध रूप से तमाम जो काम है बीजेपी के सोचे समझे वो यूं ही चलते जाएंगे, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी ने जितनी मेहनत की थी बिना थके बिना रुके प्रचार में, उससे ज्यादा मेहनत अब लगता है उन्हें सरकार चलाने के लिए करनी पड़ेगी आगे भी। नहीं, देखिए, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, प्री पोल अलायंस है। पहले से ही उनके साथ तालमेल बैठाया गया था कि जब सरकार बनेगी, जो इससे पहले भी जो सरकार बनी थी उसमें हमें 303 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद भी सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रखा गया था, उनसे सलाह परामर्श लिया गया था। उनके मंत्री भी थे सरकार में, वो अब की बार भी हैं। तो ये प्री पोल अलायंस है, ये नहीं कि जी ठीक है अब हम नहीं, अलग अलग हम नहीं काम कर सकते हैं तो चलो अब मिलकर कर लेते हैं। तो ये प्री पोल अलायंस है और प्री पोल अलायंस में जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है प्री पोल अलायंस को कि साहब आप सरकार चलाइए। हम लक्ष्य से 160 कम है और कांग्रेस जो है वो जो आधे से 173 कम है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आदेश दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो विपक्ष कह रहा है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जहां इनकी सरकारें हैं, आप देखिए कर्नाटक की सरकार थी, कर्नाटक में जो इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, उसका 56,000 करोड़ अतिरिक्त बजट आ गया, जिसको लेके ये केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब जो आपके अपने फंड है आप उसका इस्तेमाल करिए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए उसके खिलाफ। और जहां इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, इन्होंने जाते के साथ ही वहां 3 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया। तो जहां इनकी सरकार है, कम से कम वहां इनको करना चाहिए। पहले आप देखें कि पंजाब में जहां इनकी सरकार थी, वहां डेट टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया। तो 53% जो है पंजाब सरकार कर्जदार है। और सेकंड नंबर पे राजस्थान सरकार है कि इन दोनों राज्यों में तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया था। तो ये जो है अभी सबसे पहले तो फिर वोट कैसे मिलता, संख्या कैसे बढ़ती सीटों की, और करप्शन टोटल खत्म कर देना चाहिए इन राज्यों में। आप सभी मेहमान बने रहिए। स्पीच बड़ी खबर आपको बता दे, प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें